Good afternoon, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, chapter number 8, rural livelihood. Okay, and this is our lecture number 2. So let's start. So in our previous lecture, we have already studied about the Kalpattu village. Okay, Kalpattu village, and in which we read about the story of Tulasi. ठीक है, तुलसी की हमने जो स्टोरी है वो स्टडी की थी। कलपट्टू विलेज हमने देखा था, जो कहाँ पर था हमारा कलपट्टू विलेज, कहाँ पर है ये कलपट्टू विलेज आपको मैंने बताया था कि कहाँ पर है। ये तमिलनाडु के सी कोस्ट के पास ही ये एक विलेज है कलपट्टू, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में। अच्छा, इस चैप्टर में मेन स्टडी क्या कर रहे हैं? इस चैप्टर में हम रूरल लाइवलीहुड को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो रूरल एरियाज होते हैं, जो विलेजेस होते हैं, उसमें लोगों की लाइफ कैसी होती है, लोग किस तरीके का जो लाइफ स्टाइल जो है लोग जीते हैं। ठीक है, तो उस इन चीजों का हम स्टडी कर रहे हैं। सो इन विच वी स्टडीड अबाउट द इन विच वी रेड अबाउट द तुलसी। ठीक है, तुलसी की स्टोरी हमने करी है। तुलसी तुलसी क्या थी? तुलसी इज द लैंडलेस फार्मर। ठीक है, ये एक लैंडलेस फार्मर है, और जो कि क्या करता था, जो रामालिंगम जो एक बड़ा लैंडलॉर्ड है, एक बड़ा फार्मर है, उसके जमीन पर क्या करता था, ये खेती करती थी। ओके, तो इसके बारे में हमने स्टडी की थी, इसकी ये खेती करती थी। देन नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट अगेन एक स्टोरी को फिर से हम लोग एक स्टडी करेंगे। वो किसकी स्टोरी है? शेखर की। ठीक है, शेखर की स्टोरी को हम स्टडी करेंगे आज। ओके ओके, सो वी स्टडीड अबाउट this Tulasi story. Okay, we completed this na we completed this in previous lecture. So now we will study about the शेखर। ठीक है, वो शेखर की हम स्टोरी को स्टडी करते हैं अब यहाँ पर कि शेखर कौन है। अच्छा, शेखर देखो, एक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तुलसी एंड द शेखर। शेखर और तुलसी के बीच में क्या डिफरेंस है? ये है कि जो तुलसी है, तुलसी इज अ लैंडलेस लेबरर। ठीक है, लैंडलेस फार्मर, जबकि शेखर शेखर इज अ स्मॉल फार्मर। ओके, अब यहाँ पर देखिए फार्मर में भी डिफरेंस आ रहा है। फार्मर में भी डिफरेंस कैसे आ रहा है कि जो फार्मर होते हैं वो भी देखो, एक बड़े फार्मर होते हैं, लार्ज फार्मर्स होते हैं, एक क्या होते हैं, एक बिग फार्मर्स होते हैं और एक स्मॉल फार्मर्स होते हैं। तो यहाँ पर जब हम शेखर की जो स्टडी करेंगे, जो शेखर की स्टोरी को स्टडी करेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि जो शेखर इज अ स्मॉल फार्मर। ओके, तो और वो सिर्फ अपनी जो वो फार्मिंग करता है, उस फार्मिंग से सिर्फ वो इतनी ही अर्निंग कर पाता है कि वो अपना और अपनी फैमिली का पेट भर सके। तो हम यहाँ पर देखो स्टडी करते हैं कि वी हैव टू कैरी दिस पैडी। अभी शेखर बता रहा है, ठीक है, शेखर अपनी स्टोरी बता रहा है कि वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू आवर हाउस। माय फैमिली हैज जस्ट फिनिश्ड हार्वेस्टिंग आवर फील्ड। ओके, तो अब शेखर क्या कहते हैं कि हमें जो ये पैडी है, ये जो धान है, वो अपने अब घर लेकर जाना है। और मेरी जो फैमिली है उसने अभी अभी क्या किया है, अभी अभी उसने फसलों की कटाई को पूरा किया है। तो शेखर ये शुरू कर रहा है। तो शेखर आगे क्या कहता है कि वी डोंट ऑन मच लैंड। हमारे पास कोई बहुत ज्यादा जमीन नहीं है। ठीक है, हमारे पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं है। ओनली 2 हेक्टेयर, सॉरी 2 एकर्स। केवल हमारे पास 2 एकड़ जमीन है। जबकि हमने देखा था, देखिए याद होगा आपको, जब हमने रामालिंगम के बारे में स्टडी की थी, तो वहां हमने देखा था कि रामालिंगम के पास कितनी कितनी एकड़ लैंड थी, 20 एकड़। और जबकि जो शेखर है, शेखर के पास केवल कितनी है, 2 एकड़। ठीक है, उसके पास केवल 2 एकड़ लैंड है। एंड वी मैनेज टू डू ऑल दी वर्क ऑन आवर ओन। तो वो ये कहते हैं कि हम अपना जो खेत है ना, उसका सारा काम खुद करते हैं, कर लेते हैं। क्योंकि उसके पास केवल कितनी है, ही हैज ओनली 2 एकड़ लैंड। ओके, सो इसीलिए उसको उसके पास इतना नहीं है कि वो इतनी बड़ी जमीन नहीं है कि उसको और एक्स्ट्रा लेबर लगानी पड़े अपनी फील्ड पर काम करने के लिए। तो वो अपने आप ही अपनी फील्ड के ऊपर सारा काम करते हैं। Okay, at times, especially during the harvest, I take the help of other
small farmers and in turn help them harvest their field. अब वो ये कहते हैं कि मैं ना कई बार जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो कई बार जो जितने भी दूसरे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी हेल्प ले लेता हूँ और बदले में उनके जो खेत है उसमें मैं हार्वेस्टिंग करवा देता हूँ, उनमें मैं हार्वेस्ट मतलब उनमें उनकी भी मदद कर देता हूँ। अब ये देखिए ये सब होता है कि ये जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, क्योंकि सभी छोटे जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं इनके पास इतना नहीं होता कि ये क्या कर सके, किसी को हायर करके किसी को भी हायर करके मतलब कहीं से बाहर से लेबर लेकर काम करवा सके, ठीक है, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है। छोटी सी जमीन होती है उसके ऊपर ये खेती करते हैं। और जितने भी ये सभी स्मॉल फार्मर्स होते हैं ये क्या करते हैं आपस में ही एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। एक ही फील्ड पे अगर हार्वेस्टिंग चल रही है तो वो कोई दूसरे जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो हेल्प कर देते हैं, वो उस टाइम पर उसकी हेल्प कर देते हैं। बदले में क्या होता है जब उसकी खेत पर हार्वेस्टिंग काम चलता है तो वो वहां पर हेल्प कर देते हैं। तो आपस में ये सब जो है स्मॉल फार्मर्स आपस में कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे के हेल्प करते हैं। ओके, सो द ट्रेडर गेव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर एज अ लोन। अब देखिए यहाँ पर जो क्योंकि स्मॉल फार्मर है ये, तो इसके पास इतना पैसा नहीं है, तो ये क्या करता है जब इसे क्या ले करनी होती है अपनी खेती के लिए, जब इसे सीड चाहिए और जब फर्टिलाइजर जो चाहिए होता है, उसके लिए उसके पास फाइनेंस की कमी होती है, ओके? तो वो क्या करता है, वो ट्रेडर से जो व्यापारी होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, उनसे लोन लेता है। ठीक है, लोन लेकर उस लोन मतलब उधार, तो लोन लेकर सीड्स और फर्टिलाइजर्स की को अवेलेबल कराता है। एंड टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माय पैडी टू हिम एट अ समवट लोअर प्राइस देन व्हाट आई वुड गेट इन द मार्केट। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक सिस्टम है। जैसे मान लो कोई भी रूरल एरियाज है कहीं पर, अगर जो ये जितने भी स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ये लैंडलेस पीपल होते हैं, जब ये मजबूरन इनको ट्रेडर से या लैंडलॉर्ड से, मनी लैंडर से जब भी इनको कोई भी लोन लेते हैं, ये एक तो क्या होता है इनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिलता है। सेकंड क्या होता है कि कई बार इनको कुछ शर्तों के ऊपर इनको लोन दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो ट्रेडर है, अब ट्रेडर ने एक शर्त रखी कि ठीक है कि मैं तुम्हें लोन दे दूंगा, लेकिन बदले में क्या करना है कि जब तुम्हारी जो पैड़ी जो है, जब तुम्हारी धान पक्का तैयार हो जाएगी, तो तुम वो सारी की सारी अपनी पैड़ी को कहाँ किसे दोगे, मुझे दे दोगी, मतलब मुझे सेल करोगी। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जब वो उसे सेल करेगा तो ट्रेडर जो है वो बहुत कम प्राइस के ऊपर उससे परचेज कर लेता है और फिर क्या करेगा, मार्केट के अंदर हाई प्राइसेस के ऊपर उसको सेल करके प्रॉफिट कमाता है। तो दोनों तरफ से प्रॉफिट प्रॉफिट कमा रहा है। एक तो उधर लोन लेकर इंटरेस्ट भी ले रहा है, उसकी फसल भी कम रेट पर मिल गई और आगे मार्केट में हाई रेट के ऊपर सेल करेगा तो वहां भी उसको प्रॉफिट हो गया। और ये जो जितने भी ये स्मॉल फार्मर्स होते हैं, मजबूरन इनको ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि देखो इनके पास पैसा नहीं होता। तो जब इनको फाइनेंस की कमी होती है तो इन्हें अपनी फील्ड के ऊपर खेती करने के लिए जितने भी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उनको ये उन्हें क्या करना पड़ता है, मजबूरन इनसे लोन लेने पड़ते हैं और इनकी शर्तों को मानना पड़ता है। तो यहाँ पर शेखर जो है वो इस बात के लिए तैयार हो गया, क्योंकि अब वो क्या हुआ, अब वो जो अपनी पैडी को मार्केट में सेल करके जितना वो अर्न कर सकता था वो उतना नहीं कर पाया, क्योंकि उसने क्या रखी है शर्त, वो उसे अपनी सारी की सारी पैडी उसने किसको सेल करनी है, लोअर प्राइसेस के ऊपर वो उस ट्रेडर को सेल कर देगा जिससे वो लोन ले रहा है। ओके, so he has sent his agent to remind farmer who have taken loan that they will sell the paddy only to him। अब वो ये कहते हैं कि मैं ना कई बार जैसे होता है ना, नहीं उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि लेकिन जो ट्रेडर है उसने ना जो ये फार्मर्स होते हैं इनको वो याद दिलाने के लिए ना उसने अपना एजेंट भेजा कि जिन फार्मर्स ने उधार लिया है वो उसी को अपनी पैडी सेल करेंगे। तो उसने अपने एजेंट भेजे ट्रेडर ने याद दिलाने के लिए, जब हार्वेस्टिंग का टाइम हुआ, जब कटाई का टाइम आया,
तो जो ट्रेडर से इन्होंने उधार लिया था, शेखर ने ने लोन लिया था सीड्स के लिए और फर्टिलाइजर के लिए, तो उसने ट्रेडर ने अपने एजेंट भेजा उन्हें ये याद दिलाने के लिए कि तुमने मुझसे उधार लिया है और तुम्हें याद होगा कि तुम्हें अपनी सारी की सारी जो पैडी है वो मुझे ही सेल करनी है। ओके, नाउ आई विल प्रोबेबली गेट 60 bags of paddy from my field। अब वो कहते हैं कि मुझे अपनी फील्ड से 60 जो क्या है 60 बैग्स ऑफ पैडी, ठीक है, यानी कि 60 बोरी जो है वो धान मिलेगा मुझे अपनी फील्ड से। सो सम ऑफ दिस आई विल सेल टू सेटल द लोन एंड द रेस्ट विल बी यूज इन माय होम। अब कहते हैं कि जो ये 60 बैग्स मेरे पास आएंगे, इनका मैं यूज कैसे करूंगा, इनमें से कुछ तो मैं अपना लोन चुकाने के लिए उसको ट्रेडर को दे दूंगा और जो बाकी बचता है उसको बाकी बचेगा उसे मैं अपने घर में ले जाऊंगा अपने घर के पेट भरने के लिए। सो बट वट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 months, सो आई नीड टू अर्न सम मनी। अब वो कहते हैं लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वो सिर्फ 8 मंथ तक ही चल पाता है। मतलब कि मैं यहाँ पर भी जो भी मुझे मैं इतनी मेहनत करता हूँ उसके बावजूद जितना मुझे मिलता है ना, उसका सिर्फ मैं कितने सिर्फ 8 मंथ ही मैं उसको क्या कर पाऊंगा, वो मेरा गुजारा चलाएगा। और जो 4 मंथ है, 4 मंथ तो उसके पास अनाज भी नहीं होगा खाने के लिए, तो वो क्या करेगा। ओके, सो अब वो कहते हैं कि आई वर्क इन रामालिंगम राइस मिल, ठीक है, क्योंकि वो पैडी तो सिर्फ 8 मंथ चलेगी तो इसीलिए मुझे और पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है और इसके लिए मैं रामालिंगम के क्या चावल को या चावल जो उसकी राइस मिल है उसमें काम करता हूँ। हियर आई हेल्प हिम कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर्स इन द नेबरिंग विलेजेस। तो अब यहाँ पर क्या है, वहां मैं जो मेरी नेबरिंग विलेज है, जो पड़ोसी गांव है, उनके फार्मर से पैडी इकट्ठा करने में उनकी हेल्प करता हूँ। ओके, एंड वी ऑल्सो हैव अ हाइब्रिड काउ whose milk we sell in the local milk cooperative. This way we get a little extra money for our everyday needs। अब वो उसके साथ साथ क्या कहते हैं कि हमारे पास ना एक क्या है, एक हमारे पास हाइब्रिड काऊ है, ठीक है, एक हाइब्रिड काऊ भी है और इसका मिल्क हम यही की जो कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव कमेटी है उसमें बेच देते हैं। इससे रोज के जो खर्चे हैं उनके लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ये किसकी स्टोरी हो गई हमारी, ये स्टोरी है शेखर की। शेखर ने क्या बताया कि वो एक स्मॉल फार्मर है, उसके पास केवल 2 हेक्टेयर लैंड है। उस 2 हेक्टेयर लैंड के ऊपर जो उसको जो भी कुछ दूसरी सीड्स या फर्टिलाइजर या और चीजों की को लगाने की जरूरत होती है क्रॉपिंग के लिए, उसके लिए उसके पास इतना सफिशिएंट पैसा मनी नहीं होती है। इसी वजह से उसे क्या करना पड़ता है, इसीलिए उसे ट्रेडर से लोन लेना पड़ा। जब उसने लोन लिया तो ट्रेडर ने एक शर्त रखी कि वो सारी की सारी जो उसकी पैड़ी थी वो उस ट्रेडर को ही सेल करेगा। ओके, और सेल करेगा। उसके बाद वो उसे याद भी दिलाता है जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, तो ट्रेडर अपने एजेंट के थ्रू उसको ये भी याद दिलाता है, सभी जितने भी और उसके जैसे और जितने भी दूसरे स्मॉल फार्मर्स है जिन्होंने उस ट्रेडर से मनी जो है वो लोन पे ली है, उन सबको वो ये रिमाइंड करवाता है कि वो सारी की सारी अपनी जो क्रॉपिंग है वो उसको ही सेल करेंगे। ओके, तो अब ये सारी जो किसकी है, शेखर की स्टोरी। तो देखिए अभी हमने क्या स्टडी की, हमने दो दो स्टोरी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। एक तो हमने की किसकी, धुलासे की, और दूसरी सेकेंड इज शेखर। तो दोनों में ही देखा, दोनों के ही सिचुएशन में हमने ये देखा कि दोनों का ही जो लाइफ है ना वो स्ट्रगल से भरी हुई है, स्ट्रगल के साथ वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ऑन बीइंग इन डेब्ट, कर्ज लेने पर, क्योंकि लोन लिया, जैसे लोन लेते हैं चाहे वो लैंडलेस फार्मर्स हैं, लैंडलेस पीपल हैं या फिर स्मॉल फार्मर्स हैं, सबको सब डेब्ट होते हैं लोन, ठीक है। तो वो सब क्या होती है, उनको कर्ज लेने पड़ते हैं। तो अब जब वो कर्ज लेते हैं तो उसमें क्या क्या होगा,
As you have read above, very often farmers like Shekhar need to borrow money to purchase basic things like seeds, fertilizers, and pesticides. जैसे कि आपने अभी हमने स्टडी की है ना शेखर की स्टोरी, जैसा उसमें दिखा कि जो फार्मर्स होते हैं, यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कि जो फार्मर्स होते हैं ना, वो अपनी जितनी भी नेसेसिटी गुड्स होती हैं, जितनी भी जरूरी चीजें होती हैं, उसको परचेज करने के लिए मनी को क्या करते हैं, मनी को उधार में लेते हैं, ठीक है, बोरो करते हैं मनी। ऑफन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम द मनी लेंडर, और ज्यादातर ये जो मनी को बोरो करते हैं ये किससे करते हैं, मनी लेंडर से। ओके, एंड इफ द सीड्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी और पेस्ट अटैक देयर क्रॉप, देयर कैन बी अ मेजर क्रॉप फेलियर। और देखिए, अगर मान लो उन्होंने मनी लेंडर से लोन ले लिया, बोरो कर लिया मनी, उसके बाद जो सीड लेकर आए हैं, ठीक है, अगर वो सीड अच्छी क्वालिटी की, गुड क्वालिटी की नहीं है, और दूसरा या फिर क्या हुआ कि गुड गुड क्वालिटी की तो सीड आ गई, उन्होंने बो भी दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन क्या होता है कई बार पेस्ट अटैक्स भी हो जाते हैं, ठीक है, पेस्ट अटैक जैसे कि आपने पीछे देखा ना, अभी पीछे न्यूज में आ रहा था कि जो टिड्डियों का अटैक हो गया, ठीक है, टिड्डियां आ गई हैं जो फसलों को खराब कर रही हैं। तो इस तरीके से जैसे कोई कीड़े हो जाती हैं, वो लग जाते हैं पौधों में, तो जो पेस्ट अटैक होते हैं ना, वो क्या कर देते हैं, उसकी वजह से एक कई बार ऐसा होता है, एक मेजर क्रॉप जो है ना, जो बड़ी फसल है वो खराब हो जाती है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। So the crop can also be ruined if the monsoon doesn't bring enough rain. और कैसे जो है फसल खराब हो सकती है, जैसे कि एक तो अभी आपको बताया कि अगर मान लो पेस्ट का अटैक हो जाए, आपको गुड क्वालिटी की सीड नहीं होती, या फिर पेस्ट का अटैक हो जाता है, तो पूरी की पूरी जो क्रॉप होती है वो बर्बाद हो सकती है। इसी तरीके से अगर रेनफॉल देखो, ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पर जो फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स है, वो मानसून पर डिपेंड करते हैं, मतलब कि उनको ये लगता है कि रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं बहुत ज्यादा, कि अच्छी हो गई तो उनकी फसल भी अच्छी हो जाएगी। क्यों क्यों वो डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है, मजबूर उनको रेन के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। और अगर किसी साल मान लो जो रेनफॉल है वो नहीं हुई अच्छे से, तो वहां पर क्या हो सकती है, वहां पर भी जो उनकी क्रॉप है वो खराब हो सकती है। एंड व्हेन दिस हैपेंस, farmers sometimes are the unable to pay back their loan। और अगर कभी ऐसा होता है, तो कई बार ऐसा होता भी है, और कई बार फार्मर्स के साथ, तो फार्मर क्या होंगे बच्चे, फार्मर जो है ना, वो जो उन्होंने लोन लिया है ना उस टाइम पर, तो उस लोन को, वो अपने लोन को वापस पे करने में अनेबल हो जाते हैं। अब देखिए, एक बार वो लोन तो उसके उनके ऊपर है ही। अब नेक्स्ट टाइम फिर वो जैसे दोबारा से वो क्रॉपिंग करेंगे, उसके लिए फिर से उनको लोन चाहिए, फिर वो क्या करते हैं, फिर से लोन लेते हैं। अब वो वाला लोन भी हो गया जो उन्होंने लिया, और जो पिछला लोन वो वापस नहीं कर पाए क्योंकि उनकी क्रॉप जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, तो वो वाला लोन भी वापस नहीं कर पाए, तो डबल लोन के अंदर दब गए ना वो, है ना। तो ये क्या होता है कि जब लोन इस तरीके से उस लोन पे लोन उनके चढ़ते रहते हैं उनके ऊपर, तो वो इस डेप ट्रैप क्या होता है, ऋणों का जाल, तो वो उस डेप ट्रैप में फंस जाते हैं और पूरी लाइफ उसी में ही जीते रहते हैं। एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव, सो दे मे इवन हैव टू बोरो मोर मनी, तो अब उनको क्या और ज्यादा मनी उनको बोरो करनी पड़ती है। सो सुन द लोन becomes so large that no matter what they earn, they are unable to repay। तो अब यहाँ पर मतलब जल्दी ही वो लोन इतना बढ़ जाता है कि जो फार्मर होते हैं वो कितना भी कमा ले, वो उसे पे नहीं कर पाता, वो अनेबल होता है उसको पे करने के लिए। ओके, एंड दिस इज व्हेन वी कैन से दे आर कॉट इन डेब्ट। और इसीलिए तब हम क्या कहते हैं, जब वो पे नहीं कर पाता अपने लोन्स को, तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि जो फार्मर है वो डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है। ओके, कॉट इन डेब्ट, ठीक है, वो ऋणों में फंस चुका है। सो इन रिसेंट इयर्स दिस हैज बिकम अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स। तो अब जब वो इस तरीके के डेप्ट में फंस जाता है, तो हम देख रहे हैं कि रिसेंटली पिछले कुछ सालों में देखिए, तो ये फार्मर की जो एक प्रॉब्लम का एक मेन कारण है डिस्ट्रेस का।
मतलब जो उनके दिमाग में जो प्रेशर पड़ जाता है, डिस्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है ये चीज, लोन लोन के अंदर जो वो फंस जाते हैं। एंड उससे क्या होता है फिर, इन सम एरियाज दिस हैज आल्सो रिजल्टेड इन मैनी फार्मर कमिटिंग सुसाइड। आपने बहुत बार सुना भी होगा, कई बार न्यूज में देखा होगा, ठीक है, न्यूज़पेपर में भी आता है, कई बार मीडिया में दिखाते हैं कि भाई जो किसान है, एक फार्मर है, उसने सुसाइड कर लिया, कमिट कर लिया। तो वो किस वजह से करती हैं, वो इन्हीं रीजन की वजह से करते हैं, क्योंकि वो इन ऋणों में इन डेप्थ में इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि वो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनके पास उनको लगता है कि सिर्फ एक सुसाइड कर लेंगे तो वो इन अपनी जो है इन प्रॉब्लम्स को से निकल जाएंगे। तो वो इस तरीके से कमिट कर लेते हैं सुसाइड का। ओके, तो ये सब कई बार आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सो अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये आपके पास एक फार्मिंग का एक फील्ड की आपकी पिक्चर है। सो ट्रांसप्लांटेड पैडी ग्रोइंग इन अ फ्यू रामालिंगम्स 20 acres, a result of hard labor performed by agriculture workers like तुलसी। अच्छा, यहाँ पर ना ये अब हम जो कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं रामालिंगम और करुथम्मा। स्टडी किसकी कर रहे हैं? अब देखो, वो एक स्टोरी हमारी क्या हुई, दो स्टोरीज हमने स्टडी की है पहले। एक तो तुलसी के बारे में, दूसरा हमने शेखर के बारे में। नेक्स्ट फिर हमने क्या देखा कि किस तरीके से इस तरह के जो लैंडलेस पीपल होते हैं या फिर जो हमारे स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो किस तरीके से डेप ट्रैप में फंसकर क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसा ये यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया। अब हम जो तीसरा जो स्टडी करेंगे, वो करेंगे जो हमारे बिग फार्मर्स होते हैं। ठीक है, बिग फार्मर्स में हमारे कौन आते हैं? जैसे रामालिंगम। ठीक है, रामालिंगम के बारे में हमने पीछे भी देखा था कि उसके पास कितनी हेक्टेयर लैंड थी? 20 एकर्स। 20 एकर्स लैंड जो है वो रामालिंगम के पास थी। और करुथम्मा का भी हमने पढ़ा था। करुथम्मा कौन थी? रामालिंगम की वाइफ थी। दो सबको सभी के सभी जितने भी वहां पर लेबर थे, काम करती थी उनके फील्ड पे, उन सबको सुपरवाइज करती थी करुथम्मा। ओके, तो अब हम इन लास्ट फार्मर्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। अच्छा, आप कई बार आप सोच रहे होंगे कि हम इन सब की स्टडी क्यों कर रहे हैं, रामालिंगम के बारे में स्टडी करने का क्या जरूरत है? तो आपको याद होगा कि हमारी जो चैप्टर है उसका नेम क्या है? रूरल लाइवलीहुड। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर किसको स्टडी कर रहे हैं रूरल लाइवलीहुड में? जो गांवों में लोग रहते हैं उनकी लाइफ को स्टडी कर रहे हैं। तो उनकी लाइफ को स्टडी करेंगे कि वो किस तरीके की उनकी जो लाइफ जो है वो जीते हैं वहां पर। तो उसमें जितने भी, चाहे वो आपके लैंडलेस हैं, लेबरर्स हैं, या आपके स्मॉल फार्मर्स हैं, या बिग फार्मर्स हैं, हम सबके बारे में स्टडी करेंगे कि ये किस किस तरीके की लाइफ जो है किसी भी रूरल एरियाज में या विलेजेस में लोग जीते हैं। ओके, सो रामालिंगम एंड करुथम्मा. In addition to land, Ramalingam's family owns a rice mill and a shop selling seeds, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। अब आपको याद होगा यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, इन एडिशन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमने पीछे वाले में अभी स्टडी किया था ना, पीछे वाले में रामालिंगम के पास कितनी है? 20 एकड़ लैंड उसके पास है। 20 एकड़ लैंड के अलावा वो कह रहे हैं कि अब रामालिंगम के पास जो 20 एकड़ लैंड है। अच्छा, इसमें देखो, ट्रांसप्लांटेड पैडी ग्रोइंग इन अ फ्यू रामालिंगम्स 20 एकड़ 20 acres are result of hard labor performed by agriculture workers like तुलसी। अब देखो ऊपर जो ये पिक्चर दी है, इसमें क्या दिखाया गया है कि जो रामालिंगम है उसके 20 एकड़ जो लैंड है उसके एक हिस्से पर क्या की जा रही है? पैडी की जो पैडी है वो उगाई जा रही है। ठीक है, यानी कि पूरी की पूरी 20 एकड़ लैंड के ऊपर वो खेती नहीं करवाते हैं। एक हिस्से पर वो क्या कर रहे हैं? पैडी को ग्रो कर रहे हैं। ओके, सो और साथ ही साथ क्या हो रहा है, हम ये देख रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहा है इसमें। मतलब रामालिंगम की फील्ड है, रामालिंगम इसमें कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आराम से खड़ा है, देख रहा है कि हाँ भाई, जमीन फसल हमारी जो है जब बन जाएगी, हार्वेस्टिंग होगी, कटाई हो जाएगी, उसके बाद में उसे सेल करके मार्केट में अपना जो है मनी को अर्न कर लूंगा, उसका सिर्फ इतना काम होगा। लेकिन जो उसके ऊपर, उस फील्ड के ऊपर हार्डवर्क कौन कर रहा है? तुलसी। सो तुलसी जैसे जो क्या होते हैं, जो तुलसी जैसे एग्रीकल्चर वर्कर होते हैं, वो उसके ऊपर क्या करते हैं? हार्डवर्क करते हैं, जिसका ये रिजल्ट होता है कि जो रामालिंगम जैसे बड़े फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? इस क्रॉपिंग को, जो वो ग्रो की जाती है उसको मार्केट में सेल करके पैसा कमाते हैं। और हार्डवर्क किसी का होता है, लेकिन जितने भी ये बिग फार्मर्स होते हैं वो उस
हार्डवर्क की जो मेन रिजल्ट होता है, रेवेन्यू होता है, उसको कौन लेता है? ये बिग फार्मर्स। ओके, सो फॉर द राइस मिल, अब ये कह रहा है कि इन एडिशन टू लैंड, लैंड के साथ साथ उसके पास जो 20 एकड़ लैंड है, 20 एकड़ लैंड है, उसके साथ साथ रामालिंगम फैमिली ओन्स अ राइस मिल। रामालिंगम की जो फैमिली है उसके पास एक राइस मिल भी है। देखो पैडी की वो क्या कर रहे हैं, पैडी की वो क्रॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि वो धान होती है, उसके अंदर से चावल निकाला जाता है, तो इसीलिए उनके पास क्या है, अपनी एक राइस मिल भी है, जिसमें इस पैडी से क्या करा जाता है, इस धान में से चावल को निकाला जाता है। तो उनके पास एक राइस मिल भी है, साथ ही साथ एंड अ शॉप सेलिंग सीड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। इसके साथ-साथ उनके पास एक शॉप भी है, जिसके अंदर वो सीड्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हैं, फर्टिलाइज़र, इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो सेल करते हैं। तो आपको याद होगा पीछे जब हमने स्टार्टिंग में जो एक पिक्चर देखी थी, उसको आपने देखा था कि जो फार्मर्स होते हैं उनको, अब उनको, और साथ ही अभी शेखर के में भी देखा था कि उनको अपनी फसल उगाने के लिए सीड्स वगैरह की या पेस्टिसाइड्स वगैरह की नीड होती है। तो ये जो शॉप है इस चीज़ की, वो भी किसकी है, यहाँ पर रामलिंगम की ऐसी शॉप भी है जिस पर कि वो इस सीड्स को, पेस्टिसाइड्स वगैरह को सेल करता है। सो फॉर द राइस मिल दे यूज सम ऑफ देयर ओन मनी एंड आल्सो बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक। अब ये देखिए, जो ये राइस मिल था, जो राइस मिल उस रामालिंगम ने लगाई हुई थी, उस राइस मिल को लगाने के लिए कुछ मनी तो रामालिंगम ने अपने पास से लगाई, और कुछ मनी जो है वो उसके गवर्नमेंट बैंक जो है उससे लोन के रूप में ले ली। अब देखिए वो क्यों ले ली, उससे कोई देखो जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं वहां से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्या मिलता है, लोन मिल जाता है। अब जितने भी जो स्मॉल फार्मर्स हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट बैंक कोई भी लोन देती है तो उसके लिए वो बहुत सारी सिक्योरिटी जो है ना, कोलेटरल्स जो है वो रखने पड़ते हैं। अब जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास तो इस तरह की कोई कोलेटरल, कोई सिक्योरिटी नहीं होती कि वो रखकर क्या कर सके, बैंक से लोन ले सके। तो उसका गवर्नमेंट बैंक का भी कौन फायदा उठाता है, ये सभी बिग फार्मर्स जो होते हैं, ये फायदा उठाते हैं इन गवर्नमेंट बैंकों का भी। तो वहां से उसने लोन ले लिया, उसे इतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उसे लोन मिल गया, और वो इजिली उसको पे भी कर देगा। So they buy paddy from within the village and from the surrounding villages, and the rice that is produced in the mill is sold to traders in nearby town, and this gives them a substantial income. अब ये जो क्या है कि वो जो है ना, ये जैसे कलपट्टू और उसके आसपास के जितने भी सभी विलेजेस हैं, उससे वो पैडी खरीदते हैं। ये रामालिंगम, तो कलपट्टू का जो विलेज है, भी जो उसका अपने जिस विलेज में वो रहता है कलपट्टू में, वहां पर जितनी भी पैड़ी जो है, जो हार्वेस्ट होती है, ठीक है, जिसकी क्रॉपिंग होती है, और जो आसपास के गांवों में जितनी भी पैड़ी है उसको वो परचेज करता है, और जो उसके राइस मिल है उसके आसपास के शहरों के जो ट्रेडर्स हैं उनको वो चावल बेच देता है, सेल कर देता है, और इससे उनकी बहुत अच्छी खासी जो इनकम है वो उनको मिलती है रामालिंगम। ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टेरिस फार्मिंग इन नागालैंड। अब यहाँ पर ये क्लियर रामालिंगम के बारे में हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। स्टोरी यहाँ पर फिनिश हो गई है, जिसमें हमने ये देखा कि जो बड़े फार्मर्स होते हैं, बिग फार्मर्स होते हैं, वो किस तरीके से हर तरफ से उनको बेनिफिट होते हैं, हर तरफ से वो इनकम को अर्न करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड। नागालैंड में पहुंच गए अब हम, ठीक है। नागालैंड में टेरेस फार्मिंग को हम लोग स्टडी करेंगे। तो टेरेस फार्मिंग देखो, आपको लगा होगा टेरेस फार्मिंग भी ये कोई छत के ऊपर कोई फार्मिंग होती है नाम से, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए टेरेस फार्मिंग क्या होती है, नागालैंड जो है आपको पता है कहाँ पर है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट साइड है, नॉर्थ ईस्ट साइड में आपके पास इधर मेघालय वगैरह के पास, वहीं पर नागालैंड है। ओके, तो नागालैंड जो है वो सारा क्या है, हिली एरियाज है, माउंटेन्स है वहां पर। तो माउंटेन्स के ऊपर मैंने आपको बताया था कि माउंटेन्स के ऊपर जब खेती करना इजी नहीं है, क्योंकि देखिए आपका जैसे इस तरीके का माउंटेन है, ठीक है। अब इसके ऊपर मान लो आप खुद भी चलोगे और एकदम से कोई हवा आए, पानी है, तो आप भी एकदम से नीचे आओगे, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे स्लोप के ऊपर खेती करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर क्या होता है, माउंटेन एरिया में जब जो भी फार्मिंग की जाती है वो टेरेस फार्मिंग की जाती है। उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ये आपका माउंटेन है,
ठीक है, तो ये आपका माउंटेन है, तो यहाँ क्या होता है इस तरीके से ना ये ऐसे सीढ़ी नुमा जो है ना ये इस तरीके से बनाए जाते हैं ऐसे। तो यहाँ पर जो ये होते हैं ना ये चीजें, ये फ्लैट हो जाते हैं, यहाँ से इसको काट कर पहाड़ों को ऐसे कुछ टेरेस बना दिए जाते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है वो प्लेन एरिया हो जाता है और उस प्लेन एरिया के ऊपर क्या की जाती है, खेती की जाती है। इसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हो, ये देखो ये इस तरीके से यहाँ पर खेती कर रहे हैं, ये हुआ है ये। ओके, सो दिस इज अ विलेज कॉल्ड दिस इज अ विलेज कॉल्ड चिजामी। ठीक है, चिजामी विच इज इन फेक डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड। तो अब यहाँ पर जो हम स्टडी कर रहे हैं, हम यहाँ पर भी एक विलेज लेकर चल रहे हैं, एक गांव की स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है चिजामी। और ये चिजामी कहाँ पर है, ये नागालैंड में जो फेक डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है। ठीक है, नागालैंड में फेक डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है जिसका नाम है चिजामी, उसकी स्टोरी है। एंड वहां पर क्या होता है, वहां पर टेरेस फार्मिंग, नागालैंड में टेरेस फार्मिंग की जाती है। द पीपल ऑफ दिस विलेज बिलोंग टू द चकेशंग। ठीक है, चकेशंग। तो यहाँ पर जो लोग हैं, इस विलेज के लोग हैं, वो चखेसंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। चखेसंग क्या है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है। ठीक है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम, उस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम क्या है, चखेसंग। वो इस तरह के लोग उस कम्युनिटी के लोग जो है वो इस विलेज से बिलोंग करते हैं। दे डू टेरेस कल्टीवेशन। और वो कौन सी कल्टीवेशन करते हैं, टेरेस कल्टीवेशन। So this means that the land on a hill slope is made into flat plots and carved out in steps. अभी मैंने आपको बताया ना किस तरीके से स्टेप में कटिंग की जाती है पेड़ों की, ठीक है, ये पहाड़ों की। तो अभी आपको दिखाया मैंने। सो कहते हैं कि वो जो क्या करते हैं, वो एक ना स्टेयर में एक सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जो माउंटेन होते एरिया होता है, जो पहाड़ होता है, उसकी क्या कर दी जाती है, उसको काटा जाता है और जमीन को छोटे छोटे बड़े ही पार्ट से टुकड़ों में बांट दिया जाता है। सो द साइड ऑफ द ईच प्लॉट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर। अब क्या होता है कि जैसे ये इसको कटिंग कर दी, ठीक है, इस तरीके से काटे जाते हैं ये। उसके बाद ना यहाँ पर ना एक ना थोड़ा सा यहाँ पर बंड बना दिया जाता है, ऐसे छोटे छोटे ना ऊपर थोड़ा सा उठा दिया जाता है, ताकि जैसे क्या हो कि यहाँ पर जैसे पानी जब भी आए तो वाटर जो है यहाँ से बहकर फ्लो करके नीचे ना जाए और यहीं पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, पानी यहीं पर इकट्ठा होगा तो उससे खेती इजिली की जा सकती है, क्योंकि हमें पता है कि जो 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 पैडी को क्रॉप किया जाता है, उसको खेती की जाती है, तो उस पैडी के लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। तो जब इसको एक थोड़ा सा स्टेप उठा लिया जाता है, चारों तरफ से दीवार बना दी जाती है, बंड बना दिए जाते हैं, तो वहां पर इजिली पानी जो है रुक जाता है। क्लियर? So this allows water to stand in the field and which is best for rice cultivation. तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, पर हर एक जो स्टेयर बनती है उसके किनारों को ऊपर उठा देते हैं, जिससे पानी वहां पर भरा रह पाए और ये चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है। ओके, द पीपल ऑफ चिजामी हैव देयर ओन इंडिविजुअल फील्ड। जो चिजामी है, द पीपल ऑफ चिजामी, चिजामी के जो लोग हैं, उनकी अपनी इंडिविजुअल फील्ड होती है, अपनी अपनी, उनके सबके पास अपनी एक फील्ड है, एक खेत है। बट दे ऑल्सो वर्क कलेक्टिवली इन ईच अदर फील्ड। लेकिन वो सबके सब ना एक साथ मिलकर एक दूसरे के खेतों पर काम करते हैं। मतलब किसी एक ने उसकी दूसरे की खेत में हेल्प कर दी, दूसरे ने उसकी खेत में हेल्प कर दी, तो सब मिलजुल कर एक दूसरे की फील्ड पर काम करते हैं। एंड दे फॉर्म group of 6 or 8 and take an entire mountain side to clean the weeds on it. तो अब ये जो है वे 6 से 8 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर जो पहाड़ के जो एक हिस्से है उस पर घास पतवार वगैरह वो सब जो भी आता है उसको क्लीन करते हैं। ओके, एंड ईच ग्रुप ईट्स टुगेदर वंस देयर वर्क फॉर द डे इज ओवर एंड दिस गोज ऑन फॉर सेवरल डेज अंटिल द वर्क इज कंप्लीटेड। अब उसके बाद ये जब दिन का काम खत्म हो जाते हैं तो सारा का सारा ग्रुप इकट्ठे बैठकर खाना खाता है और ऐसे कई दिनों तक चलता रहता है जब तक कि उनका जो वर्क है वो खत्म नहीं हो जाता, वो कंप्लीट नहीं हो जाता। ओके स्टूडेंट, सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट नाउ।
So we will continue this on tomorrow. So that's all for today. Have a good day.